आज के इस सभा के अध्यक्ष कमल साहिबा, हमारे पॉलिट ब्यूरो के सदस्य कॉमरेड वृंदाकर, कॉमरेड तिवारी जो दिल्ली राज्य के सचिव भी है और केंद्र कमेटी के सदस्य, और साथी यहाँ पे दिल्ली के पार्टी के नेतृत्व जो बैठे हैं, और साथियों और कॉमरेड्स। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की 23वीं पार्टी कांग्रेस की शुरुआत राजधानी दिल्ली से ही हो रही है। आपकी पहला कॉन्फ्रेंस है जिसका आज से जो शुरू होने वाला है आपका 16वीं कांग्रेस, और ये पार्टी कांग्रेस अपनी होगी अप्रैल में केरल में कन्नूर में, और उसके लिए तैयारियां आज पूरे देश भर में सब इकाइयां कर रहे हैं। लेकिन ये तैयारी और अपनी 23वीं पार्टी कांग्रेस के अंदर जो महत्वपूर्ण निर्णय हमें लेना है, इन सब के लिए ये जो हमारे पार्टी के संगठनात्मक तरीके हैं जिसके चलते हुए हम समीक्षा करते हैं हर 3 साल, अब 4 साल होने को आ रहे हैं इस कोविड के चलते हुए, समीक्षा करते हैं कि पिछले कॉन्फ्रेंस के निर्णय हम किस तरीके से लागू किए और आज की वर्तमान परिस्थिति की चुनौतियां क्या है जिसको सामना करना ज़रूरी है अपने पार्टी को और अपने देश को और लोगों को। और इस संदर्भ में अगर देखें तो इतनी गंभीर चुनौतियां शायद आज़ादी के बाद इस तरीके से पेश नहीं हुई देश के सामने, लोगों के सामने और पार्टी के सामने, जिस तरीके से आज पेश हो रही है। एक तरफ से ये कोविड महामारी, ऐसा कम ही परिवार होंगे अपने देश में जिस परिवार के अंदर किसी न किसी तरीके से नुकसान इस महामारी की वजह से नहीं हुआ, और इस महामारी को काबू में रखने के लिए जितने सारे काम करने चाहिए थे केंद्र सरकार को, उसके अंदर वो विफल रही। और आज भी दवाइयों की कमी, ऑक्सीजन की कमी तो हम खुद देख चुके हैं दिल्ली में, वेंटिलेटरों की कमी और हॉस्पिटलों में जगह की कमी, और अब ये वैक्सीनेशन की कमी। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को मनाने के लिए 2 करोड़ वैक्सीनेशन दे दिया एक ही दिन में। अगर उनकी जन्मदिन के लिए ये संभव है तो बाकी दिन क्यों नहीं हो रहा है? आज के दिन अगर हमें देश के अंदर सब 18 साल से ऊपर वाले लोगों को अगर वैक्सीनेट करवाना है तो कम से कम हर रोज़ 1 करोड़ से 1.25 करोड़ वैक्सीनेशन देने की ज़रूरत है, लेकिन वो हो नहीं रही। अब 100% का वादा किया था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि इन सबको वैक्सीनेशन दिलवा देंगे मोदी सरकार ने, अब उसको घटाकर लिया है 60% पर। अब आगे को ले जाकर कहेंगे कि 40 कर लो तो ठीक है। लेकिन इस तरीके से कोई भी अगर एक भी बच जाएगा तो खतरा सबके लिए है। नए वेरिएंट आ सकते हैं, नई परिस्थितियां पैदा हो सकती है, तो इससे सतर्कता के साथ डील करने की जगह इसको नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ बयानबाजी में और दुष्प्रचार में लगी हुई है ये सरकार, लेकिन अपनी एजेंडा को पूरा करते हुए वो आगे बढ़ रही है। लोगों के सामने कहीं पर लॉकडाउन है, कहीं पर वो काम नहीं कर सकते, कहीं पर पाबंदियां हैं, इतने से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, लेकिन उनके राजनीतिक मकसद के लिए और उनके उद्देश्य को आगे ले जाने के लिए उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं। और ये एजेंडा जो वो लागू कर रहे हैं, ये है एजेंडा जो अपनी देश के संवैधानिक व्यवस्था को ही ध्वस्त करना। हमारा देश का संविधान खड़ा है 4 बुनियादी स्तंभों के ऊपर। 4 जो बुनियादी स्तंभ है, एक है धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र, दूसरा सामाजिक न्याय, तीसरा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में संबंध जिसको फेडरलिज्म कहते हैं, संघवाद, और चौथा आर्थिक आत्मसंप्रभुता, आत्मनिर्भरता नहीं, आत्मसंप्रभुता। और ये 4 है मुख्य स्तंभ जिसके ऊपर खड़े हैं, और चारों को आज ध्वस्त करने पे तुली हुई है। आर्थिक संप्रभुता ही देखिए, आज अमेरिका में है प्रधानमंत्री और सभी लोगों को यही शक है कि पता नहीं अब और क्या बेच के आएगा वहाँ से, और क्या बचा हुआ है देश में बेचने के लिए। अब ऑलरेडी शुरू कर दिया वहाँ पे बड़े बड़े कंपनियों के मालिकों से मिलना। अरे जब विदेशी कंपनियां देश के अंदर बंद होके, कारखाने बंद करके हजारों लाखों के लोगों को बेरोजगार करके बंद करके वापस चले गए,
फोर्ड कंपनी चली गई, जनरल मोटर चला गया, हार्ली डेविडसन वो जो मोटरसाइकिल जो होती थी, जिसके लिए ट्रंप साहब ने फ़ोन किया था मोदी साहब को कि उसके लिए थोड़ी कंसेशन दो, वो अपना फैक्ट्री बंद करके चला गया। तो कंपनियां बंद करके जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आर्थिक हालत इस प्रकार है कि कोई खरीदने की क्षमता है ही नहीं लोगों के हाथ में। जब पूंजीवादी व्यवस्था में कोई वस्तु का उत्पादन होता है, अगर वो बिकता नहीं तो ना आर्थिक विकास होगा ना मुनाफा होगा। अगर वो बिकना है तो लोगों को खरीदने की क्षमता होनी चाहिए हाथ में। जब वो खरीदने की क्षमता घटते जाती है तो कौन सी कारोबार चलेगी। और आज ये हालत आकर पहुंची है आज कि हमारे देश के अंदर पिछले एक साल में 40 करोड़ नौजवान हैं जो आज नौकरी चाहते हैं, और इन 40 करोड़ में से आज ये आंकड़ा आया 45,000 नौकरियों की सृष्टि हुई। 40 करोड़ कहाँ पे 45,000 के नौकरियों की सृष्टि, माने क्या है, बेकारी, गरीबी ये और बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। लेकिन पूरी लूट मची हुई है हमारे देश की संपत्ति की बात। एक भी पब्लिक सेक्टर नहीं बचा जिसको नहीं बेच रहे हैं, और पब्लिक सेक्टर को बेचने के लिए ये कहते हुए कि प्राइवेट सेक्टर से वो जो है ज़्यादा मतलब लाभदायक काम करेगा। और ये बेचने का सिलसिला क्या है, प्राइवेट सेक्टर को बेचोगे आप, रेलगाड़ी बेच रहे हो, रेलवे ट्रैक बेच रहे हो, सड़कें बेच रहे हो, और जो पैसे देकर ये खरीदेगा सरकार से वो अपना पैसा वसूल करने के लिए दाम बढ़ाएगा। यानी आखिरकार यही होगा कि आपके टोल टैक्सेस बढ़ेंगे, आपके रेलवे किराए बढ़ेगा, आपके बस के फेयर बढ़ेंगे, किराया बढ़ेगा, और यानी जुल्म फिर वापस लोगों के ऊपर। देश की संपत्ति भी लूटी गई और लोगों के ऊपर आर्थिक जुल्म भी बढ़ता जाएगा। यानी आत्मसंप्रभुता की जगह या आत्मसमर्पण हो रही है हमारी अर्थव्यवस्था की। पूंजी के सामने आत्मसमर्पण, बड़े बड़े पूंजीवादियों के सामने आत्मसमर्पण, विदेशी पूंजी के सामने आत्मसमर्पण। और अब इस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था को ही ध्वस्त किया जा रहा है। और इसके चलते हुए हालत क्या है, आज देश के अंदर दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीबी की संख्या बढ़ाने का देश का ये लक्ष्य जो है वो है अपने भारत का। शर्म आती है, सबसे ज़्यादा लोग जो गरीब हुए हैं इस महामारी के दौरान वो सबसे ज़्यादा अपने भारत के अंदर। जब से महामारी शुरू हुई तब से अपनी पार्टी क्या मांग रही, हर परिवार जो इनकम टैक्स नहीं भरता है उस परिवार को 7,500 रुपये हर महीने कम से कम 6 महीने के लिए आप जो है डायरेक्टली जमा करिए उनके खाते में। नहीं, ये नहीं होता। करोड़ों टन धान और अनाज जो है आपका सड़ रहा है सरकारी गोदामों में, उसको बांटो मुफ्त ताकि भूखमरी ना बढ़े। वो तो सड़ रहा है वहाँ पे, नहीं उसको बेचना है विदेश में ताकि मुनाफे बनाए, अपने लोग मरे बेशक। ये दोनों बात जो हम अपनी पार्टी जो मांग कर रही थी उसको आज तक लागू नहीं किया। लेकिन बड़े बड़े त्योहार, ये इश्तेहार आएंगे, ये कहेंगे, प्रचार होगा, प्रोपेगेंडा होगा कि ये स्कीम है वो स्कीम है। उज्ज्वला योजना कर, गैस सिलेंडर उसके दाम इतनी बढ़ा दी कि लोग अब सिलेंडर से जो चला रहे थे काम वो जो है फिर वापस जो है उनकी कोयले के साथ या लकड़ी के साथ वो अब जो है रसोई चल रही है। यानी लोगों की हालत को बर्बाद करके देश की संपत्ति को लूटना, ये एक स्तंभ का बर्बादी का निशान जो हो रहा है वो स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। धर्मनिरपेक्ष आपके जनतंत्र का, अब धर्मनिरपेक्षता की बात सुनिए। आज जो हो रहा है असम में, मुसलमान परिवारों को जो भारत के नागरिक है उनके ऊपर ये आरोप लगाए हैं कि ये जो है एंक्रोच दखल किए हुए हैं जमीन पर, और उसको खाली करवाने के लिए खुलेआम खुला सामने जो नजर आए उसके ऊपर गोली चलाकर 2 लोगों को मार दिया कल। और सब परिवारों को, सब अपने माइनॉरिटी के परिवारों को टारगेट कर वहाँ पर प्रचार ही करता है मुख्यमंत्री कि हम जो है असम को बचाएंगे मुसलमानों से।
जबकि पूरे दुनिया के संस्थाओं ने आंकड़े बना के दिखाए कि पिछले 70 साल में देश की आबादी के अंदर कोई बदलाव नहीं आया धर्म के आधार पर। जो था 70 साल पहले उसी तादाद में आज भी है, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, बुद्ध और ये सब लोग, यानी प्रचार कि ये आकर हमारे हकों पर छीने और उनके ऊपर नफरत की एक पूरी की पूरी वातावरण खड़ा करो। नए कानून ले आओ लव जिहाद के बारे में या रिलीजियस कन्वर्शन के बारे में, और ये कानून ले आकर उनके ऊपर हिंसा करो। यानी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को जितना तेज कर सके करो, ताकि इस ध्रुवीकरण के चलते हुए वो हिंदुत्व वोट बैंक की जो है वो और मजबूत होगी उनके पक्ष में। सबसे गंदा वोट बैंक पॉलिटिक्स अगर कोई खेल रहा है आज तो वो है भाजपा अपने देश के अंदर, और वो इस तरीके से ये नफरत और हिंसा की वातावरण पैदा करके धर्मनिरपेक्षता के जो उसूल है, उसके लिए जो संस्थाएं हैं, उसके लिए जो नियम है, जो कानून है, उनको भी सबको जो है रद्द करने पे तुली भी है ये सरकार। यानी धर्मनिरपेक्षता है, जनतंत्र। आज देखिए, आज भी आपके कल को हुआ दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस के ऊपर फिर डांटा। आज पुलिस कमिश्नर, आपके दिल्ली की पुलिस तो महान है, तो आपके दिल्ली की पुलिस कमिश्नर ने आज कहा कि हम नया एक तरीका निकालेंगे कि पुलिस के अंदर सही ढंग से इन्वेस्टिगेट करें। दिल्ली के अंदर जो सांप्रदायिक हिंसा हुआ था उसका नाम ही गलत रखते हैं कि दंगे है। दंगा नहीं, वो सीधा सीधा सांप्रदायिक हिंसा था। और सांप्रदायिक हिंसा के लिए जो जहरीले भाषण दिए, जिसके चलते हुए ये पूरा हिंसा हुआ, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन जिनके ऊपर हिंसा हुआ उन सबको गिरफ्तार करके अब कई महीने हो गए, साल भी हो गया, जेल में पड़े हैं। गलत आरोप डालकर भीमा कोरेगांव केस में वो एक पादरी जो स्टैनली है, स्टैनली, वो उनकी स्टैनली की उनका तो मौत ही हो गई पुलिस की कस्टडी में। और किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया पुलिस और व्यवस्था, बाकी सब अभी भी यूएपी में सड़ रहे हैं। जो भी पत्रकार उनके खिलाफ कुछ लिखता है या सच्चाई बोलता है, उसके ऊपर उसको गिरफ्तार करके अंदर डाल दें। यानी जनवादी अधिकार जो हमारे संविधान हमें देता है, उन जनवादी अधिकारों को कुचलने की इस तरीके की परिस्थिति देश में इतनी बड़ी तादाद पे, इमरजेंसी के बाद इतनी बड़ी तादाद पे हम कभी नहीं देखा। यानी सांप्रदायिक जनतंत्र को ध्वस्त करना, आर्थिक आत्मसंप्रभुता को ध्वस्त करना, और तीसरी ओर से सामाजिक न्याय। अंबेडकर भवन में बैठे हैं, वही अंबेडकर साहब थे जब ये संविधान पेश कर रहे थे उस समय संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। उन्होंने एक चेतावनी दी थी कि इस संविधान के अंदर हम हर इंसान को वोट दे रहे हैं और हर वोट का मूल्य एक है। साथ ही साथ कहा कि वोट का मूल्य एक है लेकिन इंसान का मूल्य एक नहीं है। जब तक ये इंसान का मूल्य एक नहीं होगा, ये पूरा का पूरा संवैधानिक व्यवस्था जो हमने बनाया ये स्थिरता के साथ नहीं रह सकते। ये चेतावनी उस समय दी थी। आज क्या हो रहा है, दलितों के ऊपर जो अत्याचार जो बढ़ रहे हैं पूरे देश भर में, आदिवासियों के ऊपर, उनको जो है फॉरेस्ट लैंड एक्ट करके कानून बनवाया ताकि उनको पहली बार अधिकार मिले 60 साल की आज़ादी के बाद। उनके जंगलों में उनके रहने की व्यवस्था जो है उसके अंदर उसकी मलकियत उनके हाथ में। अब उसको ना सिर्फ लागू कर रहे हुआ, उसको भी वापस हटा रहे। खेती जो है वो राज्य सरकारों के अधिकार में आता है, संविधान देता है वो अधिकार। उसके ऊपर नए कानून ले आए, तो 3 कानून जिसके ऊपर ये बड़ी संघर्ष जो चल रही है, जिसके खिलाफ ये संघर्ष जो चल रहा है, या कोऑपरेटिव के ऊपर। कोऑपरेटिव पूरा का पूरा राज्यों की अधिकार है, लेकिन उसके ऊपर नया कानून ले आकर अमित शाह साहब को बिठा दिया मंत्री। मकसद तो सबको पता है, बैंकों को तो लूट लिया, बैंकों के अंदर कुछ बचा नहीं,
तो अब एक नया बैंक बना रहे हैं कि लूटे हुए बैंक जो है उनको ठीक करने के लिए यह नया बैंक जो है वो पूरा जितना भी लॉस हुआ है वो लॉस को वो उठा लेगी, जिसको अंग्रेजी में बैड बैंक कहते हैं, यानी खराब बैंक। अब खराब बैंक इसलिए बना रहे हैं ताकि जो लुटे हुए बैंक है वो स्वस्थ हो जाए, ताकि वो और कर्ज दे और उन्हीं लोगों को कर्ज दे जो पहले लूट कर अपने देश से कई लोग भागी गए और जिनका लूट को माफ़ी किया मोदी सरकार ने पिछले 7 सालों में तकरीबन 11 लाख करोड़ रुपए 11 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ़ किए उनके दोस्तों के लिए जो इस तरीके से लूट कर चले गए। अब ये बैंकों को लूट गया। अब कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर जो बैंक है उसके अंदर कुछ पैसा है, बाकी बैंक तो लूटे गए। कोऑपरेटिव बैंकों को निशाना बनाओ तो उसके लिए नया कानून ले आओ ताकि केंद्र के हाथ में आ जाए। तो इस तरीके से हर अधिकार, और आज कल कोर्ट के दबाव पे, सुप्रीम कोर्ट के दबाव पर आकर ये कहा कि कोविड के चलते हुए जिनकी मौत हुई है उन सबको जो है मुआवजा दिया जाएगा। कल घोषणा करते हैं मुआवजा मिलेगा 50,000। आपके नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का एक्ट ही कहता है कि अगर कॉम्पनसेशन मिलना है तो वो उसका लिमिट 5 लाख तक है, लेकिन कहते हैं सिर्फ 50,000 देंगे और वो भी केंद्र नहीं देगी, वो राज्य सरकारें देगी। यानी पहले से जीएसटी का जो बकाया है वो नहीं दे रहे हो राज्यों को, पहले से जितना राज्यों के लिए जो राशि चाहिए अपने कामकाज अपने प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने के लिए वो नहीं दे रहे हो। दूसरी तरह से उनका जो रेवेन्यू जो है वो घट रहा है और उसके ऊपर कहते हैं वो कॉम्पनसेशन वो देंगे, हम नहीं देंगे। अब कोर्ट सुन रही है इस बात को, अभी पूरा नहीं हुआ केस। हम यही उम्मीद करते हैं कोर्ट भी न्याय दिलाए, ताकि ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। नेशनल लॉकडाउन जो घोषित किया था मोदी साहब ने वो किसी राज्य सरकार ने नहीं किया। कोविड के लिए जो ऑक्सीजन की कमी हो गई थी वो किसी राज्य सरकार की वजह से नहीं। कोविड की वजह से जो वेंटिलेटर या दवाइयों की कमी हुई थी वो किसी राज्य सरकारों की वजह से नहीं। और कोविड प्रोटोकॉल और कानून ये सब जो लागू करने का ये पूरा का पूरा जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, वही चलाते आए हुकूमत अपनी। लेकिन जब मुआवजा की बात आती कहते नहीं हम नहीं देंगे, राज्य सरकार दें। यानी राज्यों के ऊपर उनके अधिकारों के ऊपर यह हमला। यानी चारों के 4 स्तंभ आप देखिएगा, आपके धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र, आपका सामाजिक न्याय, फेडरलिज्म या संघवाद और आर्थिक आत्मसंप्रभुता, इन चारों को ध्वस्त करते हुए संवैधानिक व्यवस्था को ध्वस्त करने का मतलब क्या? चेहरा चरित्र अपने भारत का वो बिगाड़ना, उनके अनुकूल उनके अनुसार जो भारत होनी चाहिए उस तरीके की भारत है जो कट्टर एक फांसीवादी हिंदुत्व राष्ट्र के नाम पर वो जो है जिसके लिए प्रचार करता आया है 1925 से आरएसएस में। अब उस तरीके के भारत को बदलना है उस रूप में। अगर इस रूप में बदलना है तो लोगों की जनवादी अधिकारों को भी कुचलने की जरूरत होगी, ताकि उनके खिलाफ कोई आवाज ना उठे। जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाता है वो देशद्रोही है, उसके ऊपर सेडिशन लग जाता है, यूएपीए लग जाता है, एनएसए लग जाता है। और ये ऐसे कानून है जिसके अंदर आपको बेल भी नहीं मिलती। और जब तक ये उनकी मनमानी है इस तरीके से कुचलते जाएंगे अपने जनवादी अधिकार को। अब सवाल यह है कि इस एजेंडे को वो लागू किए जा रहे हैं। अंकुश हम सब पे है कि ये प्रोटोकॉल है, इतने ज़्यादा से लोग नहीं जमा हो सकते वगैरह वगैरह, लेकिन संघर्ष तो चल रही है और जोर पकड़ रही है। 10 महीने हो गए हैं हमारे बहादुर किसान भाई और बहन जो आज संघर्ष कर रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर। 10 महीने 600 से ज़्यादा वहाँ पे शहीद हुए हैं इस संघर्ष में। फरवरी महीने से लेकर आज तक मोदी सरकार उनसे बात करना भी बंद कर दी, और आज भी कोई बातचीत करने की बात कहो आप तो उसको ठुकरा देती है सरकार। कहते देखेंगे कब तक चलेगी। और आज क्या है मांग उनके? ये तीनों कानून, कृषि कानून वापस लो, न्यूनतम दाम पर आपको हमारे फसल को बेचने की कानूनी अधिकार दो, और खेती नहीं बचा पाएंगे देश के अंदर, अपने अन्नदाताओं को नहीं बचा पाएंगे तो देश कैसे बचेगा?
लेकिन ये है सुलूक और ये है व्यवहार उनके खिलाफ। और 27 को, इसी आने वाली 27 को भारत बंद का ऐलान जो दिया, उस भारत बंद को हमारी पार्टी ने पूरा ताकत लगाकर हम जो है इसको सफल बनाएंगे। चक्का जाम होगा, रोड बंद होंगे, दुकानें बंद होंगे और पूरा देश के अंदर ये भारत बंद जो है इसको लागू करवाना है। आज पांचों वामपंथी पार्टियों ने मिलकर आज ही फिर से बयान दिया इसको पूरे इसके सपोर्ट में, और इसके लिए तैयारियां पूरे देश भर में हो रही है। उसके ऊपर कड़ा मतलब ये पुलिस का एक्शन उतराएगा। और दिल्ली के अंदर भी आपकी दिल्ली पुलिस की व्यवहार बना। आज सुना है रोहिणी के कोर्ट में कुछ लोगों को गोली से जाने गई कोर्ट में, और 2 लोग मरे हैं पुलिस की फायरिंग की वजह से, 4 लोग। वही अब आगे बढ़ते जाएंगे अब। और कोर्ट के अंदर में ये है आपका दिल्ली पुलिस की सुरक्षा का हाल। वो दमन का पुलिस है, सुरक्षा के लिए नहीं है। और ये इस तरीके की व्यवस्था में इतने दमन के बावजूद अब कोर्ट में याचिका डाल दिया किसानों से, कहते हुए कि अब सड़क खाली करो। आप सड़क को रोक रखा। किसान ने कहा भाई रोड ब्लॉक तो सरकार ने बनाया, उन रोड ब्लॉक को हटाओ तो हम दिल्ली चले जाएंगे, सड़क खुल जाएगा। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि रोड को ब्लॉक किया उन्होंने। अब खैर ये चल रहा है, लेकिन ये संघर्ष और जोर पकड़ने वाली और ये राजनीतिक मोड़ ले चुका है। अभी हाल में जो चुनाव हुए हैं उन प्रांतों में किसान महापंचायत हुए, ये कहते हुए कि बीजेपी को हराओ। आज 27 तारीख से बंद से उनका ऐलान है कि मिशन यूपी और मिशन उत्तराखंड, यानी इन दोनों राज्यों में बीजेपी को जीतने नहीं दो। तो एक किसानों की यह संघर्ष। अब अक्टूबर 7 तारीख को देश के अंदर जितने सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन उन लोगों ने सब मिलकर एक विरोध का ऐलान किया है। आज अखबार में पढ़ा होगा आप लोगों ने, कल की मीटिंग में वो ऐलान हुआ है। और उसके बाद दशहरे के बाद दिवाली से पहले वो मिलकर वो भी अपना भारत बंद का योजना देंगे। इस 27 तारीख की भारत बंद को पूरे ट्रेड यूनियन और हमारी मजदूर वर्ग समर्थन दे रही है, अपने खेत मजदूर पूरे समर्थन दे रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां समर्थन दे रहे हैं और बाकी सभी तबकों के साथ भी ये समर्थन आ रहा है। बड़े संघर्षों की ये लहर जो है ये और तेज होने वाली है आने वाले दिनों में, मजदूर वर्ग का और अपने किसानों का और खेती के क्षेत्र से। उसी तरीके से आप देखें अपने छात्रों के बीच ये नई शिक्षा नीति को लेकर इसके विरोध में और जिस तरीके से स्कूल कॉलेज बंद हुए उसके विरोध में एक बहुत बड़ा छात्र संगठनों का जो है एक आंदोलन छेड़ चुका है। और उसी तरीके से महिलाओं ये अत्याचार के खिलाफ और इतने बड़े दावा किए थे मोदी सरकार ने, और मोदी साहब ने खुद हमारी सरकार बन गई तो सबसे पहला कानून पारित होगा महिला आरक्षण का। 7 साल हो गए, उसके बारे में एक बयान भी नहीं। अब इसके खिलाफ, इन अत्याचारों के खिलाफ महिलाओं के अंदर बड़े बड़े संघर्ष हो रही है। नौजवान बेरोजगारी के खिलाफ, तो ये पूरी व्यवस्था इनके अंदर भी एक बहुत बड़ी संघर्ष की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आने वाले दिनों में वो भी अपने किसान और अपने मजदूर वर्ग के साथ साथ जुड़कर इन तर्दों से भी ये संघर्ष और तेज होगी। तो आज के दिन ये जो सिलसिला जो चल रहा है मोदी सरकार की, अपने भारत को ध्वस्त करना है, इस संवैधानिक व्यवस्था को ध्वस्त करना है और संवैधानिक व्यवस्था को ध्वस्त करके उनकी कट्टरपंथी एक नफरत और हिंसा से भरी हुई एक वादी व्यवस्था को कायम करने के लिए पूरी की पूरी जो कोशिश कर रही है, ये सबसे बड़ी चुनौती है हम सबके सामने। अपनी पार्टी जो हमारे देश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था ले आना चाहती है समाजवाद की, जहां पर बिना शोषण के एक व्यवस्था बने। अगर इस क्रांतिकारी आंदोलन को आगे ले जाना है तो हमारी जनवादी अधिकारों की रक्षा ही नहीं, तो साथ ही साथ हमारी संघर्ष करने के लिए जो मौके हैं उसको जो है और मजबूत करने की जरूरत है। तो आज सब चीजों के साथ छेड़खानी हो रही है। अपने छात्र बताते हैं जो पढ़ाया जा रहा है उनको कॉलेजों में स्कूलों में, अब पूरी की पूरी भारत का इतिहास जो है रामायण और महाभारत है।
बाकी कोई इतिहास है ही नहीं। और वो रामायण और महाभारत के साथ अंधविश्वास को फैलाना प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खुद होता है। वो खुद बताते हैं गणेश जी के लिए प्लास्टिक सर्जरी कितना आगे बढ़ चुका था इंडिया में। वो खुद कह दिए कि हाथी का सर ले आकर आप जो है इंसान के ऊपर लगा, देखो कितना प्राचीन जमाने में कितना विकास हो गया हमारा। और वो खुद कहते हैं कि अब 100 कौरवों का 100 बेटों का जन्म देने की क्षमता है किसी में। यानी उन्हीं दिनों में आपके स्टेम सेल रिसर्च और लेबोरेटरी में आप जो है पैदा कर रहे थे, उतनी एडवांस हो गए हम। अब ये सब बातें ये अंधविश्वास को फैलाते फैलाते क्यों? जरूरी है लोग सोचना बंद करो। लोग ना सोचे, अगर सोचेंगे तो उनके खिलाफ कुछ बोलेंगे, तो उनकी सोच को ही बंद कर दो। जो हम कहेंगे वो ही है असलियत और वही है सोच। इस तरीके से पूरे समाज को नियंत्रण में रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो आज ऐसे परिस्थिति वो पहचानते हैं, हम जैसे मुख्य दुश्मन पहचानते हैं, वो हमसे बेहतर पहचानते हैं कि अगर कोई मुख्य दुश्मन है उनको इस साजिश से रोकने की हिम्मत जिसमें है, कोई है ताकत जो अपने देश की चरित्र को ही बदलना है, हमारे संविधान को ही ध्वस्त करके उनके हिसाब से जो हिंदुत्व राष्ट्र को कायम करना है, अगर कोई ताकत है उससे मुकाबला करने की, वो ताकत यही लाल झंडा है। और इसीलिए वो ये लाल झंडे को, इसी लाल झंडे को वो निशाना बनाते हैं। पूरी कोशिश कर ली केरला के अंदर, वो सीबीआई ले आए, ईडी ले आए, सब लोगों को ले आए, सब संस्थाओं को ले आए कि अपने ऊपर कोई षड्यंत्र करके अपने कॉमरेडों के ऊपर कोई एक्शन ले सके, क्योंकि वो उनका हथियार है। जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाता है, विपक्षी नेता क्यों ना हो, उसके ऊपर ईडी का केस डाल दो, उसके ऊपर सीबीआई डाल दो। और ये पूरे संस्थाएं जो है उनके कठपुतली के रूप में काम कर रहे हैं। आपके कोर्ट कचहरी के ऊपर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश देखा आपने कई सारे जजमेंटों में, इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और इलेक्शन कमीशन के ऊपर उनको इन्फ्लुएंस करके उनके अनुकूल काम करवाने की कोशिश। आपके सीबीआई, आपके ईडी, ये तो उन्हीं के एजेंट के रूप में काम करते हैं। और इस तरीके से पूरे जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उस संवैधानिक संस्थाओं को इस्तेमाल करें अपनी एजेंडे को आगे ले जाने के लिए। तो इसलिए हमें टारगेट करते हुए केरल में पूरी कोशिश कर ली। पिछले बार बीजेपी का एकमात्र एमएलए था, इस बार जब चुनाव हुए वो एमएलए भी नहीं जीता और बीजेपी एकदम साफ हो गई केरला के अंदर, उसका एक भी कोई एमएलए नहीं है। त्रिपुरा के अंदर पिछले हफ्ते 10 दिन पहले हमारे पार्टी के 40 से ज्यादा हमारे दफ्तरों को, हमारे राष्ट्र कमेटी के दफ्तर को, उसके ऊपर हमला बोला, कॉमरेडों के ऊपर हमला बोला, संपत्ति जला दी। सरकार उनकी है बीजेपी, पुलिस उनके हाथ में है। और इन सब को इस्तेमाल करते हुए आज जो है इस तरीके से हमारे ऊपर टारगेट करके अटैक कर रहे हैं। तो इस तरीके के अटैक जो सीपीएम को टारगेट करके देख रहे हैं कि अगर धर्मनिरपेक्ष ताकतों को कोई इकट्ठा कर सकता है, अगर मजदूर, किसान, खेत मजदूर, छात्र, नौजवान, महिला अगर कोई संघर्ष में उतार सकता है, और अगर इस संघर्षों की ताकत के आधार पर सरकार पर दबाव डाल सकता है, तो वो यही लाल झंडा है। तो इसी लाल झंडे को कमजोर करने के लिए पूरी की पूरी कोशिश है। तो उसका सामना हम कर रहे हैं, हमें करना होगा। बड़ी बहादुरी के साथ अपने कॉमरेड डटकर लड़ रहे हैं। कई सारे कॉमरेड अपने शहीद हुए हैं और कई सारे आज भी लड़ाई में शामिल हैं। और ये लड़ाई चलती रहेगी जब तक हम अपने भारत को नहीं बचाएंगे, ताकि आने वाले दिनों में अपने भारत को हम एक समाजवादी भारत के रूप में नहीं बदलेंगे। तब तक जो है हमारी ये संघर्ष चलते रहेगी। और यही चीज़ मोदी साहब को हर बार याद दिलाना होगा। जब पार्लियामेंट में थे तब भी बोला उनके सामने ही, और बाद में बाहर भी उनके सामने बोलते आए हैं। याद रखिएगा, इस लाल झंडे को खत्म करने के कई सारे ताकत पैदा हुए दुनिया में।
एक दुनिया के पैमाने पर हिटलर पैदा हुआ था और हिटलर को हराने वाला झंडा कोई था तो उसको हराकर जिस दिन दूसरे विश्व युद्ध को ख़त्म किया तो उसके पार्लियामेंट के ऊपर जो झंडा फैलाया गया ये सूचना देते हुए कि हिटलर को हरा दिया गया दुनिया को, वो था यही लाल झंडा और यही लाल झंडे ने हिटलर को भी हराया। और यहाँ पर इमरजेंसी जब लागू की गई, हमारे ऊपर जो अत्याचार जो चल रहे थे बंगाल में 1970 से ही शुरू हो गए थे, इमरजेंसी 1975 में आई, लेकिन उस 1970 से ये लाल झंडे को खत्म करने की कोशिश उस समय अपने गढ़ बंगाल के अंदर जो कोशिश कर रहे थे, नतीजा क्या हुआ? जिस दिन इमरजेंसी को हराया गया, जिस दिन इंदिरा गांधी को चुनाव हराया गया, उस दिन उसी समय राज्य के अंदर जो चुनाव हुए 2/3 बहुमत से ये लाल झंडा जीतकर वामपंथी सरकार जो है बंगाल के अंदर बनी। तो अगर ये कोशिशें करेंगे कि हमला की वजह से ये लाल झंडा झुकेगा, ये कभी होने वाला नहीं। अब ये है हमारे सामने ये चुनौती कांग्रेस। आपके इस 16वें राज्य सम्मेलन में आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे। दिल्ली के प्रांत में कई सारी समस्या है, दिल्ली में आपके सामने दिल्ली के प्रांत में किस तरीके से अपने पार्टी को मजबूत करना है। आज इस मोदी सरकार को सत्ता से हटाना जरूरी है, अनिवार्य है, जब तक भारत को नहीं बचा पाए। लेकिन वो काम कब होगा? जब अपनी स्वतंत्र ताकत मजबूत होगी, हमारे राजनीतिक हस्तक्षेप करने की क्षमता मजबूत होगी, और वो राजनीतिक हस्तक्षेप करने की क्षमता को मजबूत करना है हमें, और हमारी स्वतंत्र ताकत को मजबूत करना है हमें। तो उसके लिए कई सारे निर्णायक निर्णय लेने होंगे हमें, और वो निर्णय आपको इस आपके कॉन्फ्रेंस के अंदर चर्चा के आधार पर आप ये निर्णय लेंगे कि दिल्ली के अंदर कैसे मजबूत किया जाए। लेकिन याद रखिएगा, कोई भी साथी जो आएगा इस देश को बचाने के लिए, आज इस संविधान को बचाने के लिए, वो तभी आएगा जब अपनी ताकत मजबूत है। अब जब हम खुद कमज़ोर रहेंगे तो ये पूरी की पूरी विश्लेषण का कोई मतलब नहीं होता। ये मतलब काम पूरा करना है तो अपनी संगठनात्मक ताकत, जन लोगों के साथ अपने संबंध को और गहरा बनाना, मजबूत बनाना, ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, जिसको हमें आज इस चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आज सही निर्णय लेनी होगी। ये काम आप करेंगे अगले 3 दिन में आपके कॉन्फ्रेंस के अंदर, ये पक्का हमारा विश्वास और उम्मीद है। और उसके आधार पर दिल्ली के अंदर सीपीआईएम मजबूत होकर उभरेगी, और उसी के आधार पर भारत देश में सीपीएम जो है मजबूत होकर उभर आएगी, ताकि भारत को आज बचाए, आने वाले दिनों में समाजवाद की ओर भारत को ले जाएं, बदले भारत को। ये हमारा लक्ष्य होगा। इसके लिए हमें अपनी अंदरूनी ताकत को मजबूत करनी है। हमारी इसी उम्मीद है और ये विश्वास है, इसके साथ मैं आप सबको पार्टी की तरफ से, अपने केंद्रीय कमेटी और पॉलिट ब्यूरो की तरफ से आप सबको मेरी क्रांतिकारी लाल सलामी देते हुए मेरी बात खत्म करता हूँ। लाल सलाम।